Yeah. On behalf of JS English Literary Society that was established in 2004 in Allahabad, UP, I welcome to all of you. Already I told you it's not a coaching institute, it's an academic platform where we firmly believe in learn, unlearn, and relearn. Until now, JS, the credit goes to JS English Literary Society. More than 350 selections in PGT, PGT, and more than 50 selections in assistant professors in various degree colleges and universities. You can just see. So, again, on behalf of JS English Literary Society, I, Dr. Mohammad Shami, welcome to all of you. And in this class, I'm going to deliver a lecture on Wordsworth, on Aristotle's concept of tragedy. अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है हम उस पर आज बात करेंगे। उसका शीट मैंने भेजा है। मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया हुआ था, लेकिन उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मैंने ये सोचा कि जितने टर्म है जो अरिस्टोटल ट्रेजेडी को लेकर के बात करते हैं, मुझे वो सारे टर्म एक्सप्लेन करने चाहिए। एंड दिस इज वाई, अगर आपने देखा होगा कि नोट्स में मैंने पूरा बहुत डिटेल में बात किया हुआ है, वो सारी चीजें रखी गई है। सो जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। I think it's visible. Yes, sir. Sir, Yeah, okay, okay. So, yeah, you see here, we are going to conduct, not, I'm not saying ki I'm going to conduct any test, but yeah, as I explain all the points, so be ready. I will also ask some oral question. उसी चीज को जो है, अगर मैं आपको लेक्चर को डिलीवर करता हूँ, इफ आई टेल यू कि इट हैज बीन सेड बाय अरिस्टोटल, if I said कि Aristotle said tragedy is this, yeah, tragedy is that, yeah, in tragedy there is the importance of poetic language, yeah, serious action का. If I talk about anything or any point, so be ready. I will also ask some questions. बहुत ही हम लोग ग्रेजुअली, बहुत ही हम लोग जो है पैशनेटली वी विल प्रोसीड ग्रेजुअली एंड पैशनेटली, बिकॉज कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यू विल गेट 2 क्वेश्चन। अगर आप देखिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन आपको जरूर आने वाले टेस्ट में मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने केवल एक क्वेश्चन तैयार किया कि प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल। मैं फिर से उस पर निशान लगा दे रहा हूँ। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल एंड मेलेडी आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी। ये ट्रेजिडी के 6 एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू। ये बात किसने कही हुई है? सिंपल सा आंसर है, ये बात अरिस्टोटल ने कही है। और ये बात अरिस्टोटल ने किसमें कही है? पोएटिक्स नाम की अपनी किताब में कही हुई है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि पोएटिक्स नाम की किताब किसने लिखा है? अरिस्टोटल ने लिखा है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो अरिस्टोटल थे वो एक जो है फिलोसफर थे, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है इन ऑल द डिसिप्लिन यू कैन से, या ही वाज अ मल्टी डिसिप्लिनरी राइटर। चाहे आप अगर जोलॉजी वाले से बात करेंगे, बॉटनी वाले से बात करेंगे, फिजिक्स वाले से बात करेंगे, हिस्ट्री वाले से बात करेंगे, इकोनॉमिक्स वाले से बात करेंगे, तो यू फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन इन एवरी फील्ड ऑफ लिटरेचर, या लिटरेचर की जितना भी डिसिप्लिन है उन सब में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी के कितने कंपोनेंट बताए हैं, या हाउ मेनी एलिमेंट्स ट्रेजिडी हैज, ट्रेजिडी के कितने एलिमेंट्स हैं। सो हियर यू सी, या हियर यू फाइंड दैट देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट्स है। और ये सारे एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले नंबर पर क्या है। पहले नंबर पर प्लॉट है। प्लॉट क्यों है पहले नंबर पे? क्योंकि अरिस्टोटल की नजर में प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अगर जो है ऑर्गेनिक प्लॉट नहीं है, अगर प्लॉट बेहतर नहीं है, तो ट्रेजिडी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। और प्लॉट को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की है, जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। उनकी नजर में प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। जो प्लॉट है वो ट्रेजिडी की आत्मा है। लेकिन अगर सिंपल वे में अगर आपसे कोई पूछे कि प्लॉट क्या है, तो प्लॉट क्या होता है? घटनाओं का क्रमबद्ध
डिस्क्रिप्शन। प्लॉट इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। जो घटना होती है उस घटना का सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, या शुरू में ये दिखाया जाएगा, बीच में ये दिखाया जाएगा, एंड में ये दिखाया जाएगा। जब आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं, इसको कहा जाता है क्रमशः या क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, तब उसी चीज को क्या कहा जाता है, प्लॉट कहा जाता है। और जो 6 एलिमेंट्स है ट्रेजिडी के, उसमें से प्लॉट पहले नंबर पर है। अगर कभी एक क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी बट विच कम्स फर्स्ट, सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, तो प्लॉट पहले नंबर पर आता है। दूसरा चीज है कि अरिस्टोटल का कहना है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। जो प्लॉट है वो ट्रेजिडी की आत्मा है। अ गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। एक जो है, एक अच्छा प्लॉट का बिगिनिंग है, मिडिल है और एंड है। ये 3-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड, या ट्रेजिडी के जो 6 एलिमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो बातें की है, किस किताब में की है, द पोएटिक्स में की है। उन्होंने पोएटिक्स नाम की उनकी एक किताब है, उन्होंने ये बात उसमें कही है। पोएटिक्स के अलावा भी उन्होंने किताब लिखी, एक किताब उनका रेटरिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, RHETORIC। So being an aspirant, yeah, if you are studying drama, if you are studying elements of drama, if you are studying tragedy, comedy, types of play, you must know about this man. This man means Aristotle. You must know what the concept Aristotle has about tragedy. Aristotle का क्या concept है, Aristotle tragedy के बारे में क्या कहते हैं, ट्रेजिडी क्या होती है, ट्रेजिडी के क्या एलिमेंट होते हैं, ट्रेजिडी की ये बातें उन्होंने किसने कही हुई है। तो अभी जितने ऑप्शन है मैं केवल उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन क्या, अभी तो मैं, आप ये समझिए कि जो चीजें हैं, जैसे उन्होंने 6 एलिमेंट्स बताया, मैं उसको बात कर दूं तो प्लॉट में मैंने बात किया। फिर उसके बाद एक आपका आता है कैरेक्टर। जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर कुछ नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि कैरेक्टर के लिए अरिस्टोटल ने जो वर्ड यूज किया है ग्रीक में, वो है इथॉस, ETHOS। अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट इट। इथॉस ग्रीक वर्ड है और पोएटिक्स में कैरेक्टर के लिए उन्होंने वर्ड इथॉस यूज किया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हु आर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर्स आर मेन एंड वुमेन। जो कैरेक्टर्स हैं वे मेन है, वे वुमेन है, हु प्ले देयर रोल ऑन द स्टेज। जो अपने रोल को प्ले करते हैं स्टेज पर, वही कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स जो है मेन और वुमेन के अलावा भी हो सकते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि एनिमल भी कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। अगर आपको याद होगा, एक ड्रामा था जो है उनका, जो दक्षिण भारत के ड्रामेटिस्ट है, इंडियन ड्रामेटिस्ट है, गिरीश कर्नाड का, उनका एक प्ले है हायावदना। हायावदना में अगर आप देखिएगा, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका जो है, जो हेड है वो हॉर्स का है, और जो उसके नीचे का जो शरीर है वो जो है मैन का है। तो इस तरह से जो है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आदमी और जानवर का मिला हुआ, कभी कभार बर्ड्स, कभी कभार एनिमल्स, दे आल्सो प्ले देयर रोल। इस तरह की चीजें भी यूज की जाती है। लेकिन कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स का मतलब मेन, वुमेन, या एक्सेप्ट एनी बर्ड, एनिमल हु प्ले देयर रोल ऑन द स्टेज, जो कि अपने रोल को प्ले करते हैं, जो रोल उनको दिया गया है, तो वही लोग कैरेक्टर कहे जाते हैं। डिक्शन एक वर्ड उन्होंने यूज किया है। डिक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये बात अरिस्टोटल ने भी कहा है पोएटिक डिक्शन को लेकर के, कि हम किस तरह का डिक्शन यूज कर रहे हैं, किस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। तो अरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजिडी जो है किस पे बयां की जानी चाहिए, ट्रेजिडी मस्ट बी प्रेजेंटेड इन पोएटिक लैंग्वेज। जो ट्रेजिडी है वो पोएटिक लैंग्वेज में प्रेजेंट की जाना चाहिए। तो डिक्शन इज व्हाट, डिक्शन इज सिलेक्शन ऑफ वर्ड। जो डिक्शन है वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। हम किस तरह के वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। और आखिर क्या हमारा जो ट्रेजिडी है ये पोएटिक लैंग्वेज में होना चाहिए या प्रोजाइक लैंग्वेज में होनी चाहिए, या दोनों लैंग्वेज का मिक्सअप होना चाहिए। तो अरिस्टोटल का कहना था नहीं, जो ट्रेजिडी होना चाहिए वो केवल पोएटिक लैंग्वेज में ही प्रेजेंट की जानी चाहिए। थॉट हम सब लोगों को पता है, थॉट का मतलब होता है विचार। अगर हम कोई ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं, तो कोई ना कोई उसमें थॉट होगा। किसी न किसी विषय को लेकर के हम लिखेंगे, कोई ना कोई बात उसमें होगी। इस पर टैकल दर्शक होता है। और मेलेडी का मतलब क्या होता है, मेलेडी समथिंग म्यूजिक के भी सेंस में है, उसमें इस तरह की चीजें यूज की जाती है। तो ये 6 एलिमेंट्स है जो अरिस्टोटल ने कहे हैं। इसके बाद
इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन है जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन सो मेनी लेक्चर्स, और मैंने आपको बताया कि जॉन ड्राइडन जो है वो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन एज का मतलब 1660 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। जॉन ड्राइडन वाज अ क्रिटिक, जॉन ड्राइडन वाज अ ड्रामेटिस्ट, जॉन ड्राइडन वाज अ पोएट। जॉन ड्राइडन क्रिटिक भी थे, पोएट भी थे, और साथ ही साथ जो है आप कह सकते हैं कि ड्रामेटिस्ट भी थे। जॉन ड्राइडन जिस एज से बिलोंग करते हैं उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। जो रेस्टोरेशन एज है उसकी डेट 1660 से 1700 ईस्वी तक है, और उस एज के वो लीडिंग पोएट थे, इसीलिए इनको जो है उसी इनके नाम पर उस एज को एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहा जाता है। एंड ही हैज रिटन Absalom and Achitophel, जो उनका मास्टरपीस माना जाता है। दैट इज अ सैटिरिकल एंड दैट्स अ पॉलिटिकल सटायर एंड एलिगोरिकल एलिग्री। वो पॉलिटिकल सटायर है। जो किंग चार्ल्स सेकंड थे उनके राज दरबार की जो उथल पुथल थी उसके ऊपर लिखा गया एक पोइट्री में लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जो लिखी गई है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि जॉन ड्राइडन का कंट्रीब्यूशन एज अ ड्रामेटिस्ट भी है। ड्रामेटिस्ट के रूप में कैसे है, उन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी या रेस्टोरेशन ट्रेजेडी को जन्म दिया या उसको पॉपुलर बनाया। और उन्होंने कई लिखा था हीरोइक ट्रेजेडी, लेकिन एक उनका बहुत फेमस है और वो है ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड विल लास्ट। उसी का सब टाइटल है ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड विल लास्ट। और जो ऑल फॉर लव है या द वर्ल्ड विल लास्ट है, ये शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित है। लास्ट के पेज में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अभी मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो ऑप्शन है मैं सारी चीजें बता देना चाहता हूँ। तो जॉन ड्राइडन एज अ पोएट, as a critic, and as a dramatist, he contributed in English literature. पोइट्री में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन एब्सलम एंड एचिटोफेल रहा है। उन्होंने हीरोइक कपलेट भी लिखा, उन्होंने कोर्टली मैनर की बात की है, सटायर, आयरनी, ये सब चीजें उनकी पोयम में देखने को मिलता है। जॉन ड्राइडन एज अ ड्रामेटिस्ट, उनका कंट्रीब्यूशन हीरोइक ट्रेजेडी के रूप में रहा है। और हीरोइक ट्रेजेडी को रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहा जाता है, क्योंकि वो रेस्टोरेशन एज में पनपी है, जन्म ली है, पुष्पित हुई है, पल्लवित हुई है और परिमार्जित हुई, अगर हम हिंदी में उन शब्दों का यूज करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जब आप जॉन ड्राइडन की बात करते हैं तो जो जॉन ड्राइडन वो फर्स्ट ऑफिशियल पोएट थे। और जॉन ड्राइडन ने जो हीरोइक ट्रेजेडी लिखा उसका नाम ऑल फॉर लव है। ऑल फॉर लव का सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, और ये शेक्सपियर की एंटोनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित है। और ये यही एक उनका ऐसा प्ले जो ब्लैंक वर्ड से लिखा गया, वरना उनका पोइट्री उनका और जितने भी प्लेज है वो सब हीरोइक ट्रेजेडी में लिखे गए। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉन्जाइनस। जो लॉन्जाइनस है ये भी ग्रीक क्रिटिक है, और इनका एक आर्टिकल है, पैम्फलेट है, ऑन द सबलाइन। सबलाइन का मतलब उच्च विचार कैसे जन्म लेता है, सबलाइन थॉट, नोबल थॉट्स कैसे जन्म लेता है, उसके लिए उन्होंने, या सबलाइन थॉट कैसे क्रिएट किया जाता है, अच्छे विचार, अच्छी पोइट्री या क्रिएटिविटी कैसे होती है, उसके लिए उन्होंने 5 एलिमेंट बताए हैं अपने क्रिटिकल एसे ऑन द सबलाइन में। तो लॉन्जाइनस एक ग्रीक क्रिटिक है। शेक्सपियर है, उनके बारे में आप जानते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट एंड सोनेटियर। 1564 में जन्म हुआ, 1616 में मौत हुई है। फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, माँ का नाम मेरी आर्डन शेक्सपियर, वाइफ का नाम एनी हैथावे, 8 साल उनसे बड़ी थी। उनके 3 बच्चे थे, सुजन्ना उनकी बेटी का नाम था, हेमलेट और जूडिथ उनके 2 बच्चे थे। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि उन्होंने 37 प्लेस लिखे हुए, 154 सॉनेट लिखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया, और वह पॉइंट किससे रिलेटेड रहा है, दिस पॉइंट इज ओनली रिलेटेड टू व्हाट, दिस पॉइंट इज ओनली रिलेटेड टू शेक्सपियर और उनके अपने वर्क को एक जनरल वे में, लॉन्जाइनस के बारे में, जॉन ड्राइडन के बारे में, अरिस्टोटल। अब आज की क्लास में जो हमें बात करनी की अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या है। सबसे बड़ा चीज ये था कि मैं खुद पशुपेश में था कि अगर मैं अरिस्टोटल को लेकर के बात करता हूँ, केवल एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार करके मैं छोड़ दूंगा, तो यह अन्याय होगा। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था टीजीटी में, अभी जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप खुद देखेंगे कि सो मेनी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा कि आया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लास्ट ईयर टीजीटी में, पीजीटी में भी आया हुआ था, उसके पहले भी आया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इस सीट को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। पहला क्वेश्चन जो बना है यही मिलेगा, कि यही मिल सकता है कि ट्रेजिडी में कितने एलिमेंट अरिस्टोटल ने बताए हैं, 6 एलिमेंट बताए हैं। पहले नंबर पर क्या आता है, प्लॉट आता है, और लास्ट में क्या आता है, मेलेडी आता है, कैरेक्टर दूसरे नंबर पे आता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अरिस्टोटल, अरिस्टोटल जो है ही वॉज बोर्न इन 384 BC
एंड डाइड 322 बीसी। अरिस्टोटल जो है 384 बीसी में पैदा होते हैं और उनकी मौत 322 बीसी में होती है। वॉज अ ग्रीक फिलासफर, कहाँ के फिलासफर थे? ग्रीक फिलासफर थे। एंड पॉलीमैथ ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशियंट ग्रीक, और एंशियंट ग्रीस में उनका बड़ा इंपॉर्टेंस था फिलासफर के रूप में, रेटोरिशियन के रूप में, और मैथमेटिशियन के रूप में उनका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता तो यू कैन जस्ट गो विद दीज पॉइंट्स की जो अरिस्टोटल है वो ग्रीक फिलोसफर है, 384 बीसी में पैदा हुए थे, 322 बीसी में उनकी मौत हुई है। एंड ही वाज द डाइसिपल ऑफ प्लेटो, और वो प्लेटो के शिष्य थे। और जो प्लेटो थे, जो अरिस्टोटल थे, इनमें आइडियोलॉजिकल क्लैश था। वो क्लैश कभी मैं बताऊंगा कि कैसा था या कैसे आप उसको समझ सकते हैं कि प्लेटो में और उनमें क्या था। आइडियोलॉजिकल क्लैश भी आपको देखने को मिलेगा, जो जो मतलब आपको बहुत जरूरी है कि दीज पॉइंट्स यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इन योर माइंड कि आइडियोलॉजिकल क्लैश था किसके बीच में? गुरु और शिष्य के बीच में। और वह जो क्लैश था वो थियरी ऑफ इमिटेशन को लेकर के, जिन लोगों ने एमए किया है उनको पता है होगा कि एक थियरी ऑफ मिमेसिस है, इमिटेशन है, जिसमें प्लेटो कहते हैं कि दुनिया की हर चीज केवल नकल की गई है। लेकिन अरिस्टोटल कहते हैं नहीं, दुनिया की हर चीज नकल ही नहीं है, कुछ चीजों जो है नकल की जगह वो क्रिएटिविटी है, वो ओरिजिन की गई, बनाई गई, क्रिएट की गई है। तो ये तो दूसरी बात है। लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है कि अरिस्टोटल किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। अरिस्टोटल का समय क्या था? 384 से 322 बीसी का समय था। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रीक फिलासफर थे। और साथ ही साथ उन्होंने एक किताब लिखी थी रेटोरिशियन और पोएटिक, उनकी किताब का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। उनका लिटरेचर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है ट्रेजिडी के बारे में दिया, और ग्रीक ट्रेजिडी को लेकर के उन्होंने बताया ट्रेजिडी क्या है, और वह एक आइडियल थियरी बनी। लेटर ऑन ऑल द ड्रामेटिस्ट फॉलोड विद सम चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ लगभग सभी लोगों ने उसको फॉलो किया। अब उसके बाद उन्होंने लिखा कि ही रोड द पोएटिक, उन्होंने द पोएटिक नाम का किताब लिखा। इन इट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, इसमें उन्होंने ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये पूरा आप रट लीजिएगा। मैं आपसे कभी भी कल भी मैं एक ओरल टेस्ट आपसे करा सकता हूँ या दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मैं करा सकता हूँ। ये हर आदमी को रटा होना चाहिए। देयर विल बी नो एक्सक्यूज कि मुझे नहीं आया या मैं नहीं रट सकता। ट्रेजिडी का डिफिनेशन उन्होंने क्या दिया कि ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन, अभी मैंने वर्ड यूज किया था कि ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन, ट्रेजिडी नकल है, इमिटेशन है, मीमेसिस। और इमिटेशन को ग्रीक में मीमेसिस कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थियरी ऑफ मीमेसिस किसकी देन है? थियरी ऑफ मीमेसिस अरिस्टोटल की देन। थियरी ऑफ मीमेसिस, MIMESIS, मीमेसिस इज अ ग्रीक वर्ड, और ग्रीक के उस वर्ड का इंग्लिश में मतलब होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, नकल करना। तो उन्होंने कहा जो ट्रेजिडी है या नकल है ऑफ एन एक्शन, मतलब ट्रेजिडी में क्या होता है? एक्शन होता है। जहां पे मैं निशान सही का लगाऊं, उन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। ट्रेजिडी में क्या होता है? एक्शन होता है। या ट्रेजिडी जो है नकल है, किसकी नकल है? एक्शन की, किसी के क्रियाकलाप की, किसी के द्वारा किए गए काम की। और जब वह एक्शन होगा ट्रेजिडी में, तो कैसा एक्शन होगा? सीरियस एक्शन होगा। राइट टू अंडरस्टैंड, ट्रेजिडी में जो एक्शन होगा कैसा एक्शन होगा? सीरियस एक्शन होगा। और यह एक्शन कंप्लीट होगा एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, शानदार होगा, जिसमें पिटी और फियर उत्पन्न होगा, अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन, जो कि जो क्या होगा? दर्शकों के अंदर परगेशन को जन्म देगा, कैथारसिस को जन्म देगा। परगेशन को कैथारसिस कहा जाता है। और यह कैथारसिस किससे रिलेटेड है? दर्शकों से रिलेटेड है, ऑफ दीज इमोशंस। तो ये बात उन्होंने कही हुई है। फिर से मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन। किसका इमिटेशन है? सीरियस एक्शन का। मतलब ट्रेजिडी में जो एक्शन होगा वो कॉमिक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सीरियस एक्शन होगा। गंभीर मुद्दों को लेकर के बात की जाएगी, गंभीर विषयों को लेकर के बात की जाएगी, और ये गंभीर मुद्दे और ये गंभीर विषय जो है ट्रेजिडी में प्रेजेंट किए जाएंगे। कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे? इमिटेशन के थ्रू। और इमिटेशन को ग्रीक में क्या कहा जाता है? मीमेसिस कहा जाता है। और जब वे गंभीर मुद्दे प्रेजेंट किए जाएंगे तो हीरो क्या करेगा? वहां पे हीरो का सफरिंग दिखाया जाएगा। जब हीरो सफर करेगा तो सफर करने के बाद जो क्या होगा? दर्शक जो देखता रहेगा उसके अंदर पिटी और फियर उत्पन्न होगा। जब यही पिटी और फियर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा तो वह स्थिति क्या होती है? कैथारसिस की स्थिति होती है, परगेशन की स्थिति होती है। मैंने अपने कई लेक्चर, इन मेनी लेक्चर्स आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ
मूवी बागबा की बागबा मूवी जो है जब वो सीन चलती तू यहाँ मैं वहां जिंदगी है कहाँ, तो उसमें जो है क्या होता है कि व्हेन यू फाइंड कि अमिताभ बच्चन अपनी वाइफ जो है हेमा मालिनी से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, या बच्चे दोनों लोगों के एक साथ नहीं रहने देते हैं, तो वहां पे जो पूरा सीन क्रिएट की गई है उसमें सिसकने के अलावा, रोने के अलावा, या उनकी जुदाई दर्शकों को बर्दाश्त नहीं होती है। तो अगर आपने भी मूवी देखा होगा तो वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है, बिकॉज यू आर ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर हार्ट है, उसके अंदर इमोशंस है, उसके अंदर फीलिंग्स है, उसके अंदर सोल है। तो व्हाट कम्स पिटी एंड फियर, पिटी एंड फियर जो होता है या अराउज होता है। आई जस्ट वांट टू से, या आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब एक छोटा सा वहां पे जो सीन दिखाया गया है, एक छोटा सा दुखद सीन है, तो उस दुखद सीन में आप इतना इंगेज होते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप जो है अपने आप को अमिताभ बच्चन के साथ आपकी सिंपैथी हो जाती है, हेमा मालिनी के साथ सिंपैथी हो जाती है, और फिर आपको ये लगता है ये हमारे जीवन में भी होगा। तो जो ये पिटी और फियर है, ये आंसुओं के रूप में, सिस्की के रूप में, सॉबिंग के रूप में जो है, इट रोल्स जस्ट फ्रॉम योर आईज थ्रू द चीक, आपके आई से, गालों से होता हुआ बाहर निकलता है। बहुत सारे लोग, जब व्हेन आई वाज इन थिएटर, व्हेन आई वाज सीइंग द मूवी, तो देयर वर सो मेनी पीपल, दे वर क्राइंग, वीपिंग, जस्ट सॉबिंग सीइंग दिस पार्टिकुलर पिक्चर या सीइंग दिस पार्टिकुलर सीन। अब अगर रियल में देखा जाए, अगर आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आप कहेंगे कि हेमा मालिनी इज द वाइफ ऑफ धर्मेंद्र, और ये तो डुप्लीकेट दिखाया गया। सब नहीं होता, क्या कि जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो ह्यूमन बीइंग के नाते, चाहे वो थिएटर में परफॉर्म किया जा रहा हो, चाहे वो स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा हो, चाहे वो पर्दे पर दिखाया जा रहा हो, आपका इमोशन उससे जुड़ जाएगा। वो नेचुरल फेनोमेना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नेचुरल फेनोमेना है। तो यहाँ पर आपको जो ट्रेजिडी को लेके उन्होंने बात कही हुई है, बस आपको ये समझना है कि ट्रेजिडी में इमिटेशन होता है। इमिटेशन को ग्रीक में मीमेसिस कहा जाता है, और वह जो इमिटेशन होगा किसका होगा? सीरियस एक्शन का होगा, कॉमिक एक्शन का नहीं होगा। वह जो सीरियस एक्शन होगा, कंप्लीट होगा, उसमें सफरिंग ऑफ द हीरो होगा। जब हीरो सफर करेगा तो दर्शक उसको देखते देखते दर्शकों के दिल में दया की सहानुभूति, पीटी माने दया, सिंपैथी, फियर, और डर भी होता है। फियर किस चीज का होता है? ये चीज मेरे साथ भी हो सकता है, इस चीज को लेकर के फियर की स्थिति उत्पन्न होती है। ये सब चीजें आती है। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ है कि अरिस्टोटल डिफाइंड थ्री की एलिमेंट्स, अरिस्टोटल ने तीन की एलिमेंट डिफाइन किए हैं जो ट्रेजिडी से रिलेटेड है। एक वर्ड है हाइमार्सिया, एक वर्ड है एनाग्नोरिसिस, और एक वर्ड है पेरीपीटिया। ये कई बार पूछा जा चुका है। इवन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज आप पढ़ेंगे, या बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, कल लोग भूल जाएंगे। ये आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। अगर मुझसे भी कोई कहेगा सर टुमारो यू हैव टू टेल मी अगेन, तो एक बार मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड है, और वर्ड या जो लिटरेरी टर्म होता है वो आसान चीज नहीं होता है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जो सही से उस पर जा करके टिक लगा सकते हैं। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आज ये क्लियर हो जाएगा। एंड टुडे यू विल से कि या नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू गेट द पॉइंट कि कैसे इसको बहुत आसानी से अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया। सो मुझे लगता है ये सेक्शन आपका कवर हो गया कि अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, अरिस्टोटल शिष्य किसके थे? प्लेटो के शिष्य थे। ये भी कॉन्सेप्ट उन्होंने कौन सी किताब लिखी? पोएटिक्स नाम की किताब लिखी। उन्होंने ट्रेजिडी के कितने एलिमेंट्स बताए? 6 एलिमेंट्स बताए। पहले नंबर पे क्या है? प्लॉट है। अंतिम नंबर पे क्या है? मेलेडी है। फिर आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मीमेसिस क्या है। ग्रीक में, ग्रीक वर्ड है मीमेसिस, इसका मतलब होता है इमिटेशन। ट्रेजिडी में किसका इमिटेशन होता है? सीरियस एक्शन का इमिटेशन होता है। कैथारसिस है, परगेशन है, प्यूरिफिकेशन है, इमोशनल वॉश है, पिटी है, फियर है, सफरिंग ऑफ द हीरो है, पोइटिक लैंग्वेज है, मैग्नीट्यूड है। इसके अलावा और भी तमाम वर्ड है जो अब मैं यहाँ पे क्लियर कर। तो मैं आई नो कि शुड आई गो अहेड? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके No, sir. ओके ओके। सो यू सी हियर कि सबसे पहला जो शब्द है वो है मार्सिया। आपको मैं आज करा दे रहा हूँ, और इसका मैं ओरल टेस्ट मैं कल कराऊंगा। उसके लिए मैं अलग से सेशन लूंगा, इसलिए ओरल टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज आप केवल समझ लीजिए। हेमार्सिया को का एक और नाम है ट्रेजिक प्ला। हेमार्सिया ग्रीक वर्ड है, अंग्रेजी में उसी को ट्रेजिक प्ला कहा जाता है। सबसे पहले आप अंग्रेजी में दोनों शब्दों को समझिए। ट्रेजिक का मतलब क्या होता है? दुखद।
फ्ला का मतलब होता है वीक पॉइंट, कमजोरी। इसमें ये बताया गया है कि जो आपका कैरेक्टर्स होता है या जो हीरो होता है या जो हीरोइन होती है या जो प्रोटेगनिस्ट जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, उसके अंदर कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा, कोई ना कोई वो गलती करेगा और उस गलती की वजह से उसका पतन होता है। वही जो उसका वीक पॉइंट है वही क्या है, ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक का मतलब दुखद, फ्लॉ का मतलब वीक, मतलब अगर आपके जीवन में कोई दुखद पहलू आता है, यह आपकी किसी न किसी कमजोरी की वजह से होता है। ये किसमें ज्यादा देखने को मिलता है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में। लेकिन ग्रीक ट्रेजेडी में ये चीज दिखाया जाता है कि वो जो वीक पॉइंट होता है, यह आपका भाग्य होता है। आपका जब भाग्य ब्राइट नहीं होता, बैड लक जिसको कहा जाता है, अगर आपका लक बैड है और ब्राइट नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से, बैड लक की वजह से भी आप कितना भी नेक काम करते रहे, अच्छे काम करते रहे, कभी कभार आपका लक अच्छा नहीं होता, बैड लक होता है, तो इसकी वजह से भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। इस वजह से भी जो है वो चीज वहां पे आती है। तो ट्रेजिक प्लस दो रूप में देखने को मिलता है। ग्रीक ट्रेजिडी में ट्रेजिक प्लस बैड लक के रूप में देखने को मिलता है। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में ट्रेजिक प्लस जो है आपके कर्मों के आधार पर होता है। कैसे, जैसे अगर आप देखेंगे कि मैकबेथ के पतन का कारण क्या है, मैकबेथ के पतन का कारण उसका बैड लक नहीं है। मैकबेथ के पतन का कारण उसका द्वारा किया गया गलत काम, वो ओवर एम्बिशन या इविल एम्बिशन, ओवर एम्बिशन या इविल एम्बिशन। और वो कैसे है कि मैं राजा बन जाऊं, जबकि किंग डंकन ने सब कुछ उसके लिए किया। ही गॉट द टाइटल ऑफ देन ऑफ कॉर्डर, देन ऑफ ग्लेमिस, बट द प्रोफेसी दैट वाज डन बाय द थर्ड विचेस की यू विल बी द फ्यूचर किंग, ये जो था, तो जैसे जैसे थ्री विचेस का प्रोफेसी प्रूव होता गया या जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी इट कम ट्रू, यू फाइंड दैट कि उसके अंदर इविल एम्बिशन जन्म लेते हैं और वो जो है कहते हैं कि या आई विल बी दिस, आई विल बी दैट। सो आई जस्ट वांट टू से कि हैमार्टिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉ। फिर उसके बाद आप देखते हैं द वर्ड हैमार्सिया केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यह जो हैमार्सिया है यह ग्रीक वर्ड से आया है। और ग्रीक में इसको क्या कहा जाता है, हैमार्टेनिन। ग्रीक में जो इसका पूरा नाम है हैमार्टेनिन, HAMARTANEIN, हैमार्टेनिन। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ग्रीक में जो इसको कहा जाता है हैमार्टेनिन कहा जाता है। और हैमार्टेनिन का मतलब होता है टू एरर, एरर टू एरर। यहाँ पे ERROR नहीं मैं बता रहा, टू एरर मतलब, टू एरर का मतलब कुछ गलती करना, फाइंड मिस्टेक, कोई ना कोई गलती करते हैं तो वही गलती है। जैसे अगर आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करिएगा तो हैमलेट के डाउनफॉल का कारण क्या है, हैमलेट के डाउनफॉल का कारण ये है उसका प्रोकास्टिनेशन, जिसको डिले इन एक्शन कहा जाता है। हैमलेट को कई बार मौका मिलता है कि वह अपने चाचा क्लाउडियस से बदला ले ले, लेकिन उसके बावजूद भी वह समय पे काम नहीं करता। तो इस वजह से जो है, जब जब एक समय जब उसका चाचा प्रेयर करता रहता तब भी चाहता तो उसको उनको मार सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग में आता नहीं अभी नहीं मारेंगे, अभी ये ईश्वर को याद कर रहा है, मार देंगे तो सीधे स्वर्ग में चला जाएगा। मतलब हैमलेट गॉट so many occasions to murder his brutal uncle. But what happened? You find that there is delay in action in his blood. This is why he did not get success. और वही उसका delay in action उसके चाचा को मजबूर कर देता। उसका चाचा जान लेता कि मेरा भतीजा मेरे पीछे पड़ा है, तब वो खुद ब खुद उस षड्यंत्र में शामिल हो जाता, भतीजे को किनारे लगा देते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीक ट्रेजिडी में, वो क्या है, हैमार्सिया या ट्रेजिक फ्लॉ। और हैमार्सिया जो है ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश में इसी का मतलब ट्रेजिक फ्लॉ है। और यह ग्रीक वर्ड हाइमार्टेनिन से आया हुआ, जिसका मतलब होता है टू एरर, इनहेरेंट डिफेक्ट और शॉर्ट कमिंग। और ये क्या होता है, इनहेरेंट डिफेक्ट मतलब एक कैरेक्टर के अंदर जो है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है या शॉर्ट कमिंग है। शॉर्ट कमिंग का मतलब कमजोरी, वीक पॉइंट, डिफेक्ट का मतलब कमी, वही कमी, वही शॉर्ट कमिंग जो है क्या होता है, उस हीरो के पतन का कारण बनता है। मैंने उसका एग्जांपल आपको दे दिया। इन द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी हु इज इन अदर रेस्पेक्ट अ सुपीरियर बीइंग फेवर्ड बाय फॉर्च्यून, और वह हीरो और लोगों से थोड़ा सा सुपीरियर होता है और फॉर्च्यून के द्वारा, फॉर्च्यून उसका फेवर करता है, लेकिन कहीं पर देखा जाता है कि यही वीक पॉइंट उसके पतन का कारण बन जाता है। द ट्रेजिक हीरो अंडरगोज ग्रेट पेन एंड सफरिंग, और इसी वीक पॉइंट की वजह से जो ट्रेजिक हीरो होता है वह पेन और सफरिंग करता है, पेन और सफर करता है, उसको जीवन में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। बिकॉज शी आर ही मेक्स अ मिस्टेक, क्योंकि वह कोई ना कोई ऐसा गलती करता है, इन अ जजमेंट और हैज अ ट्रेजिक प्लस, जिसकी वजह से उसको जजमेंट मिलता है या वही उसके ट्रेजिक प्लस का कारण बनता है।
अरिस्टोटल ने एग्जामिन किया हाइमार्सिया या ट्रेजिक्ला को किसके संदर्भ में? इडिपस रेक्स जो है एक आपका प्ले है, इसका प्ले सोफोक्लिस का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अरिस्टोटल ने हाइमार्सिया को किस ड्रामा में अप्लाई किया? इडिपस रेक्स में, आल्सो नोन एज इडिपस द किंग। इसको इडिपस द किंग कहा जाता है। इडिपस एक राजा थे और उस राजा ने जो है, उसकी एक कहानी अब मैं यहाँ पे नहीं, उस राजा को ये पता नहीं था और वो राजा अपनी माँ से ही शादी कर लेता है, बाद में उसको अपने पतन का कारण बनता है, ये सब चीजें होती है। और ये प्ले किसने लिखा था? सोफोक्लिस ने लिखा था। SOPHOCLES। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, कई क्वेश्चन बन रहा है। पहला चीज तो सोफोक्लिस कौन है? ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट है। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु इज सोफोक्लिस। सोफोक्लिस वाज अ ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। सोफोक्लिस ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम है एंटीगॉन। एक प्ले उन्होंने और लिखा था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंटीगॉन, ANTIGON, एंटीगॉन, ANTIGON। ये सोफोक्लिस का ये प्ले का नाम एंटीगॉन। और एक दूसरा प्ले जिस पर जो है आपके अरिस्टोटल ने अप्लाई किया है, क्या है? इडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसपे उन्होंने अप्लाई किया है, उस प्ले का नाम इडिपस कॉम्प्लेक्स। उन्होंने क्या अप्लाई किया? हाइमार्सिया अप्लाई किया। हाइमार्सिया क्या है? ट्रेजिक प्ला, एक वीक पॉइंट, और वही वीक पॉइंट उसके पतन का कारण। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? हाइमार्सिया और ट्रेजिक प्ला। सर यस सर। यस सर। सर ओके, आपको बस समझना क्या है, तो सोफोक्लिस आपको जरूर याद रखना है। उनका प्ले इडिपस कॉम्प्लेक्स, उनका प्ले एंटीगॉन। सोफोक्लिस कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोफोक्लिस आपके ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट है। इन्हीं के ड्रामा को लेकर के अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट तैयार किया है ट्रेजिडी का। नाउ हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस क्या है, उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। एनाग्नोरिसिस ड्रामा में उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी कैरेक्टर में जो है एक बदलाव आता, अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। एनाग्नोरिसिस का मतलब क्या है? अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ये कैसी स्थिति होती है, इग्नोरेंस टू नॉलेज? जैसे मैकबेथ का मैं एक आपको उदाहरण दूं। मैकबेथ जो है लगातार ये सोचता रहता है कि मैं राजा बन जाऊं। ठीक है, राजा बनने के चक्कर में उसने क्या किया? मर्डर कर दिया किंग डंकन का, फिर बैंकों को भी रास्ते से हटा दिया। उसके बाद जो है मैकबेथ की पत्नी और बच्चे को भी मार देता है। मतलब पाप की दुनिया में जब वो कदम रखा तो पीछे नहीं निकल पाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर मैकबेथ के इसका ये वीक पॉइंट है, या अगर मैकबेथ में ये रहा है, तो क्या मैकबेथ को इसका एहसास होता है या नहीं एहसास होता है कि आखिर जब उसका उसका होता है, तो जैसे ही वो किंग डंकन का मर्डर करता है, मर्डर के बाद जब वो बुरी परिस्थिति से झेलता है, और जब बैंकेट सीन होती, तमाम राजाओं को उसने बुलाया हुआ, तो उसमें मैकडफ शामिल नहीं होता और कहता मैकडफ मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसी रात में वो बैंकों को भी मरवा देता है। इतने के बावजूद भी क्या राजा बन गया, उसकी वाइफ रानी बन गई, क्या उसको सुकून है? पदवी मिल गई, कुर्सी मिल गई, सब कुछ मिल गया, जीवन की जितनी ख्वाहिशें थी, जो अरमान थे, वो सब कुछ पूरे हो गए, बट ही डिड नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्शन। और एक लाइन वो कहता है, और वो लाइन क्या कहता है कि किंग डंकन अपनी कब्र में आराम से सो रहा है, लेकिन मुझे इस सिंहासन पर भी सुकून नहीं। तो ये उसको क्या है, ये उसको जो है एक तरह से अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना। उसको अब समझ में आ गया कि आखिर अनरेस्ट क्यों है, एंजाइटी क्यों है, वो प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा है। जब कैरेक्टर को ये एहसास हो जाए कि मेरे पतन का कारण जो है क्या हो रहा है, कि मेरे पतन का कारण मेरा अपना कोई कुकर्म है, कोई बुरा काम है, या मेरे पतन का कारण जो है मेरा अपना कोई बैड लक है, या उसकी, क्योंकि जब जब तक पहले तो उसकी आंख पर क्या थी? एक पट्टी बंधी थी। वह पट्टी क्या थी? एम्बिशन की थी, लालच की थी, कुर्सी की थी, सत्ता की थी, पार की थी। लेकिन जैसे ही एक चीज उसको नसीब होता है, यू कम टू नो कि उसकी जो भूख है वह भूख खत्म हो गई। लेकिन क्या भूख खत्म होने के बाद फिर भी उसको कुछ हुआ? पता चलिए सब कुछ मिल गया, किंग डंकन भी रास्ते चले गए, बैंकों भी चले गए, मैकडफ की पत्नी और बच्चे भी चले गए, लेकिन फिर भी
अभी भी शत्रु जो है उसके आगे पीछे। किसी रात वह सुकून से नहीं सो पाता है। यही हाल लेडी मैकबेथ का है। और लास्ट में लेडी मैकबेथ को कहना पड़ता है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ओ अरब के सारे इत्र को भी ला करके अगर मैं अपने हाथ पर, मेरे हाथ पर जो खून के धब्बे हैं, अगर मैं इसको धुलूं तब भी ये साफ होने वाले नहीं। यह क्या इंडिकेट करता है? उसकी साइकी को। यह क्या इंडिकेट करता है? उसका जो है इग्नोरेंस से नॉलेज की होती, मैंने पाप किया, मैंने सिन किया, मैंने गलत काम किया और उस गलत काम की वजह से मेरा पतन हो रहा है। यह जब स्थिति में कैरेक्टर आता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? एनाग्नोसिस कहा जाता है। तो अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, जब कैरेक्टर को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर का एहसास हो तो वो चीजें हैं। प्रोड्यूसिंग लव और हेट बिटवीन द पर्सन डेस्टिन्ड बाय द पोएट, और उसके अंदर जो है क्या होता है कि लव या हेट की फीलिंग्स जन्म लेती है। द पर्सन डेस्टिन्ड बाय द पोएट फॉर द गुड और बैड पार्टी, तब उसको पता चलता है कि उसका पार्टी कैसा है, गुड या बैड। गुड या बैड है। शुरू में तो जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक अगर आपका लक या अगर आपका फॉर्च्यून जो है बुरी दिशा में चलने लगे, तब क्या हो जाएगा? तब ये चीज हो जाएगा कि बाय द कि एक गुड या जो बैड फॉर्च्यून का कॉन्सेप्ट है, तब आपको पता चलता है अरे अभी तो मेरी जिंदगी इतना सही चल रही थी, ये कैसे हो गया, या ये मेरी जिंदगी में कैसे चीजें आ गई। जस्ट जस्ट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, किसी की लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में जो है अचानक कोई चीज करवट ले ले जिसके लिए वो जिम्मेदार ना हो, और गुड से बैड की ओर, बैड से वर्स्ट की ओर, वर्स्ट से वर्स्ट की ओर चला जाए, तब क्या होता है? तब उसके अंदर एक फीलिंग आती है, और वह फीलिंग क्या होगी? या तो अगर बहुत अच्छा होगा, गुड गुड लक होगा, अच्छा लक होगा, तो उसको जो है क्या होगा, वह जो है उसको लव करेगा। और अगर वर्स्ट कंडीशन में होगा तो वह उसको हेट करने लगेगा। तो ये चीजें क्या होती है? एक ऐसी स्थिति होती है जब आपको पता होता, आपको एहसास होता है। जैसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इन सबको पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की। लास्ट ईयर मुझे याद है रकीब जी थे और भी एक आध दो लोग थे जो एक एक नंबर से उनका सिलेक्शन रुका हुआ था, और मुझे भी बड़ा दुख हुआ था उस चीज को लेकर के जो है। और मतलब एक एक क्वेश्चन से रुका हुआ था। मैंने देखा कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट वो जो थे वो क्या थे, वो कर नहीं पाए वहां पे, या उनका लक साथ नहीं दिया। और बाद में ये पता चली कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 6-7 क्वेश्चन जो उन लोगों ने आते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दिए। या कभी कभार क्या हुआ कि पता चली उन्होंने जो है बुकलेट पढ़ा, बुकलेट में उन्होंने देखा कि इसका आंसर सी है, बुकलेट में तो ऑप्शन सी सही लगाया, लेकिन पेन से भरते समय उन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में ऑप्शन सी की जगह डी लगा दिया। तो जब आपको आता हुआ आंसर सी की जगह अगर आप डी लगा दे रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं जो है ये तो मैंने सही लगाया, और जब आपने उसको रीचेक किया तब आपको पता चला कि अरे यार ये तो गलत हो गया। तो जब आपको वहां ये पता चलता है ये गलत हो गया, तो यह क्या है? इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर आप जा रहे हैं। आपको नॉलेज तब हकीकत पता चला कि आपके मेरिट से बाहर होने के पीछे कई फैक्टर रहे। एक फैक्टर आपका ओवर कॉन्फिडेंस, एक फैक्टर आपका चारों ऑप्शन ना पढ़ना, एक फैक्टर आपका ये कि जो है हमने जो है बुकलेट पे कुछ और पढ़ा, वहां पे कुछ और लगा दिए। एक फैक्टर कभी कभार ये होता है कि कोई हमने जो गोला ही छोड़ के वहां से चले आए, नहीं समझ में आया 125 का था, 125 एक आध दो गोले ही मिस कर गए और वो क्वेश्चन आ रहा था। तो ये आपका बैड लक, इसमें आप कुछ नहीं। तो उस समय आपको क्या होता है जब आप ऐसी स्थिति में देखते हैं कि एक क्वेश्चन से बाहर हो गए और अपनी कुछ ऐसी चीजें हो गई कि बैड लक की वजह से आप बाहर हो गए, तो आपको आपके अंदर कौन सी फीलिंग जन्म लेती है? हेट की फीलिंग। जब लक अच्छा होगा, जब आपका भाग्य बुरे बुरे भाग्य से अच्छे भाग्य की ओर जाएगा, तो आपके अंदर जो फीलिंग आएगी वो गुड फीलिंग आएगी। जब आपका भाग्य अच्छे से बुरे की ओर जाएगा तो हेट की फीलिंग आएगी। और आपको तब जब आपको ये जाके पता चलता है कि आखिर सब कुछ आपकी लाइफ में सही चल रहा था, अचानक आपकी लाइफ में इतना बुरा क्यों हो गया, जब आप उसका एहसास होता है, जब आपको वो पता चलता है, तो वह चीज क्या होता है? एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस क्या? अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। इन अदर वर्ड्स एनाग्नोसिस मीन्स डिस्कवरी ऑफ रिकॉग्निशन। ये चीज जो है आप सर्किल में मैं कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे ढंग से कवर कर लीजिए। एनाग्नोसिस का मतलब होता है डिस्कवरी, पता लगाना। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, खोज करना। क्या पता लगा, क्या खोज लगा? आखिर हमारे जो है बैड लक का रीजन क्या था, हमारे पतन का कारण क्या था, हमारा लक जो गुड था वह बैड में कैसे तब्दील हो गया, जो हम फॉर्चुनेट थे वो अनफॉर्चुनेट में कैसे हो गए, जो हम लकी थे वो अनलकी में कैसे हो गए। जब हमें इसका ज्ञान होता है, जब हम इसकी खोज कर लेते हैं,
तब जाकर के उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, एनाग्नोसिस कहा जाता है। तो एनाग्नोसिस अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। मे आई नो कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ यू फाइंड कि उसी से रिलेटेड सेकंड पैसेज है, इन ट्रू सेंस द पॉइंट इन द प्लॉट। करें ट्रू सेंस में जो ड्रामा लिखा जाता है, उस ड्रामा में जो प्लॉट होता है, स्पेशली अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी में, एट विच द प्रोटेगोनिस्ट रिकॉग्नाइजेज, जब प्रोटेगोनिस्ट रिकॉग्नाइज करता, प्रोटेगोनिस्ट मतलब सेंट्रल कैरेक्टर, हीरो या हीरोइन, जब इसको रिकॉग्नाइज करता, पता लगाता है, हिज और हर सेम अदर कैरेक्टर्स ट्रू आइडेंटिटी आर डिस्कोर्स द ट्रू नेचर ऑफ हिज और हर ओन सिचुएशन। जब जो है कहानी चलती रहती है और उस कहानी में जब जो है हीरो या हीरोइन की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, और उतार चढ़ाव का वह जो है पता करता है, या उसको पता चलता है कि उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तब जाकर के उसको एहसास होता है कि हाँ, ये जो है स्थिति क्या है, एनाग्नोसिस की स्थिति है। मैं यहीं पर एक आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जो कि ड्रामा से अभी मैंने जिक्र किया था कि सोफोक्लिस ने एक प्ले लिखा था एंटीगॉन। बहुत सिंपल सा मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। एंटीगॉन जो प्ले है, उस प्ले में स्टोरी ये दिखाई गई है, या स्टोरी ये बताई गई है कि एक राजा है, और उस राजा के का पड़ोस के राजा से शत्रुता। और होता क्या है कि पड़ोस के राजा से शत्रुता है, लेकिन उस राजा के दोनों में लड़ाई होती है, जो राजा थे और उसमें जो राजा, मेन राजा है, जो अच्छा राजा है, जो अच्छा काम करता है, उस राजा के यहाँ बहुत सारे लोग जो है उसके वफादार। लेकिन होता क्या है कि उसी राजा के राज्य में एक आदमी इसके खिलाफ खड़ा होता है, इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है, और दुश्मन राजा से जाकर के मिल जाता है और इसके अगेंस्ट में लड़ता है, और युद्ध में वो आदमी मारा जाता है, जो इस राजा के राज्य में था, और दूसरे राजा के साथ जाके मिल जाता है, मारा जाने के बाद क्या होता है, राजा अनाउंस करते हैं कि इसकी डेड बॉडी को ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए, चील कौवे इसको खाएंगे, इसकी डेड बॉडी को दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है विश्वासघाती है, दुश्मन है, ट्रेटर है, इसको ससम्मान नहीं दफनाया जाएगा। और वो आदमी जिसने विश्वासघात राजा से किया था, या दुश्मन राजा से जाके मिला हुआ था, उसकी दो बहनें भी, लेकिन वो दोनों बहनें अपने इस राजा के प्रति जहाँ पे है, उनके प्रति बड़ा वफादार, वो राजा की हेल्प करती कई मायने में। लेकिन इस स्थिति में उनको बड़ा बुरा लगता है कि हमारे भाई को, ठीक हमारा भाई दुश्मन था, विश्वासघात था, लेकिन हमारे भाई को जो ये सजा दी जा रही वो गलत है, हमारे भाई को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए कि उसकी डेड बॉडी चील कौवे खा ले, क्योंकि हर आदमी का अंतिम संस्कार होना चाहिए, बहनें ये सोचती है। तो उसमें होती क्या है कि जो उसकी बड़ी बहन है, वो छोटी बहन से कहती कि रात में हम भेष बदल के चलेंगे और डेड बॉडी को दफना देंगे। छोटी बहन तैयार नहीं होती, कहती अगर राजा को पता चल जाएगा तो मुझे भी मार देगा। बड़ी बहन कहती है ठीक है, तुम्हें नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। रात वो भेष बदल करके जाती है और डेड बॉडी को खोद करके या जो भी किसी और की हेल्प ले करके उसको दफना देती है। सुबह राजा को एक मैसेज जाता है, मतलब उसके जो मैसेंजर है कि वहां पे डेड बॉडी नहीं है, और ऐसा लगता है कि कोई और विश्वासघाती राज्य में है जो उसको इस तरह से किया हुआ है। फिर क्या होता है, राजा कहता है कि अब जो है तुम फिर से डेड बॉडी बाहर निकालो। डेड बॉडी फिर से बाहर निकाली जाती है और खुले आसमान में रखी जाती है, और कहा जाता है कि जिसने ये काम किया वह दोबारा आकर के फिर उसको दफनाने की कोशिश करेगा। अपने मुखबिर को लगा देता है और कहता है कि तुम जैसे ही वो आएगा उसको पकड़ करके उसका सर कलम कर दिया जाए। जब बहन को पता चलता है कि उसके भाई की डेड बॉडी दोबारा बाहर निकाल दी गई है और दोबारा जो इस तरह की हरकतें हुई है या इस तरह की चीजें, तो वो फिर रात में भेष बदल के जाती है। जैसे ही उसको दफनाने लगती है तो मुखबिर तमाम लगे रहते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसको लाया जाता है राजा के दरबार में और पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि वो मेरा भाई जो था विश्वासघाती था, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका कत्ल हुआ, उसको अपने किए की सजा मिली। लेकिन हर एक इंसान का यह फर्ज है, अगर वो मर गया तो मरने के बाद उसको अंतिम यात्रा उसकी पूरी होनी चाहिए, और वो जो अंतिम यात्रा है उसको जो है
अगर उसका सम्मान नहीं दफनाया जाता तो कम से कम उसका दफन कर दिया जाए, या उसका अंतिम जो क्रियाकलाप है जो इस धर्म के अनुसार जो भी उसका होना चाहिए, ये हर आदमी का राइट है, अधिकार है। तो राजा कहता नहीं, आपने हमारे कानून का, हमारे साम्राज्य के खिलाफ आपने हमारे जो साम्राज्य का कानून उसके खिलाफ आप गई हुई है, और आपको भी मृत्यु दंड दिया जाता है, आपको जिंदा दफन कर दिया जाएगा, दीवार में चुनवा दिया जाएगा। वही सलीम अनारकली अकबर वाला पूरा सिचुएशन। देन व्हाट हैपेंस दैट कि वो कहती है कि मैं आपसे केवल एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आपका जो कानून है, क्या वह ईश्वर के कानून से बड़ा है? ईश्वर का कानून ये कहता है कि हर मरे हुए आदमी को जो है अंतिम संस्कार किया जाए, और मैंने ईश्वर के कानून को फॉलो किया, मैंने आपके कानून को जो है इग्नोर नहीं किया। फिर भी राजा नहीं मानता, उसको आदेश देता है कि इसको दफन कर दिया जाए, दीवार में चुनवा दिया जाए। जब राजा उसे दीवार में चुनवाता है तो उसी समय उसको ये पता चलता है कि मेरा बेटा जो है, राजा का इकलौता बेटा था, वो इस लड़की के प्यार में, या ये लड़की जो है राजा के बेटे को प्यार करती थी, राजा का बेटा उसको प्यार करता था। जब राजा के बेटे को ये पता चलता है कि उसकी मंगेतर या उसकी विलप को दीवार में चुनवा दिया गया, तो वो जो है आत्महत्या कर लेता। अब जैसे ही राजा का बेटा आत्महत्या कर लेता है और उसकी माँ को पता चलता है, तो माँ को बड़ा सदमा लगता है, और माँ भी आत्महत्या, मतलब राजा की पत्नी आत्महत्या कर लेती है। जब राजा को पता चलता है कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और वो नहीं रही, मैं क्या करूंगा, ऐसा साम्राज्य, ऐसा कानून, तो जो है क्या होता है, राजा भी आत्महत्या कर लेता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही पर्पज था कि आपको ये एनालिसिस मैं प्रैक्टिकली बता दूं कैसे आपने देखा। राजा का साम्राज्य, राजा का दुश्मन, साम्राज्य की हिफाजत के लिए राजा ने क्या किया, तमाम चीजें की, तमाम चीजें हुई, सब कुछ रहा, और राजा जीते भी, दुश्मन जो का पराजित भी हुआ, दुश्मन की डेड बॉडी दफन भी कर दी गई, यहाँ तक तो सब कुछ चल रहा था। उस लड़की को भी राजा ने अपने कानून के हिसाब से सजा दे दी, यहाँ तक भी क्या, यहाँ तक के बाद राजा ने ये सोचा था कि ये लड़की मेरे बेटे के प्यार में है, और प्यार के लिए मेरा बेटा आत्महत्या कर लेगा, और मेरा बेटा मरेगा तो मेरी माँ, सॉरी, मेरी वाइफ मर जाएगी, और फिर मैं सदमा नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो जिस साम्राज्य की हिफाजत की बात की गई थी, जिस कानून की हिफाजत की बात की गई थी, जो जिसका वो संरक्षक थे, वो खुद लास्ट में क्या करते, आत्महत्या कर लेते। ये जो है क्या था, राजा अपनी जगह सही था, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन कहीं पर उन्होंने क्या किया, बैड लक उनका कहा जाएगा, कि उनकी लाइफ में अचानक तूफान आता है, बेटा भी हाथ से निकल गया, पत्नी भी निकल गई, साम्राज्य बचाने की जगह अपना परिवार ही नहीं बचा पाए। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है कि इस तरह की स्थिति जब आती है, जब एक कैरेक्टर को पता चलता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, इनॉग्नोर स्थिति। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, मैं बताना नहीं चाहता था, फिर भी आई गेव यू दिस कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the next हाँ word भाई। is the peripeteia. Now the next word is the peripeteia. जो वर्ड पेरिपीटिया है, यह पेरिपीटिया का मतलब होता है, ये पेरिपीटिया ग्रीक है, और इसका मतलब होता है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है कि बैक की ओर जाना, रिवर्स गियर, जैसे हम लोग कहते हैं रिवर्स गियर लगाया, बैक की ओर जाना। द टर्निंग पॉइंट इन अ ड्रामा, कह रहे हैं कि यह ड्रामा में एक टर्निंग पॉइंट होता है, आफ्टर विच द प्लॉट मूव्स स्पीडली टू इट्स डिनाउमेंट, जिसमें जो प्लॉट होता है वो अपने डिनाउमेंट की ओर जाता है। डिनाउमेंट का मतलब होता है एंड, कंक्लूजन की ओर जाता है। डिनाउमेंट भी शब्द पूछा जा चुका है। डिनाउमेंट का मतलब ये होता है, देखिए, जब अगर कोई स्टोरी होगी तो उसका बिगिनिंग होगा, उसका मिडिल होगा, उसका क्लाइमैक्स होगा, फिर क्लाइमैक्स के बाद क्या होगा, एंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपको इंडियन मूवी में कई बार ऐसे देखोगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तिरंगा मूवी का। तिरंगा मूवी में चाहे बागले बागले क्या थे उनका जो है देखिएगा, या राजकुमार का देखिएगा, जब राजकुमार की एंट्री होती है तो राजकुमार का डायरेक्ट फेस नहीं दिखाया जाता, सबसे पहले उनका शूज, उसका आवाज, फट फट फट, फिर शूज के ऊपर का हिस्सा, फिर और एक क्यूरियोसिटी को आती, हु इज दिस, कैमरे का कमाल, साउंड का कमाल, बैकग्राउंड म्यूजिक का कमाल, देन यू फाइंड कि द हीरो इज बिफोर यू, या द हीरो इज ऑन पर्दा, एंड यू फाइंड उनका ड्रेस कोड, उनका डायलॉग, उनका सिगरेट पीना, सिगरेट नहीं, जो भी उस तरह से। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो स्टोरी चलेगी, लेकिन उस स्टोरी का शुरुआत जो होगा वो एक अपने क्यूरियोसिटी होगी, और स्टोरी मिडिल में भी पहुंचेगी,
फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं विलेन का जिस हिसाब से एंट्री हुई है, फिर विलेन का जिस हिसाब से खात्मा होता है, क्लाइमैक्स पे पहुंचता है, लास्ट में उसका एंड होता है कहीं ना कहीं। तो जो एंड है वह एंड क्या होता है, डिनाउमेंट होता है। लेकिन यही एंड की ओर जाना, यही एंड की ओर जाना, ये चीज क्या है आपका, ग्रीक में इसी चीज को पेरिपीटिया मीन्स रिवर्सल, द टर्निंग पॉइंट इन अ ड्रामा। कह रहे पेरिपीटिया क्या होता है, ड्रामा में एक टर्निंग पॉइंट होता है, आफ्टर विच द प्लॉट मूव्स स्टीपली टू इट्स डिनाउमेंट। इसके बाद जो प्लॉट होता है वह जो है एकदम कहाँ पे जाता है, डिनाउमेंट की ओर जाता है, कंक्लूजन की ओर जाता है। इट इज डिस्कस्ड बाय अरिस्टोटल इन द पोएटिक। करे अरिस्टोटल ने इसका जो है डिस्कशन पोएटिक में किया है, एज द शिफ्ट ऑफ द ट्रेजिक प्रोटेगनिस्ट फॉर्च्यून फ्रॉम गुड टू बैड। जब जो है क्या होता है, जब जो है प्रोटेगनिस्ट का या सेंट्रल कैरेक्टर का जो भाग्य है वह अच्छाई से बुराई की ओर जाने लगे, तो वह चीज क्या कहा जाता है, पेरीपीटिया। तो पेरीपीटिया का मतलब होता है रिवर्सल इन फॉर्च्यून या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। आपका भाग्य जब लकी से अनलकी की ओर जाए, गुड लक से बैड लक की ओर जाए, आपका भाग्य जो है जब कहां से किसकी ओर जाए, जब आपका भाग्य जो है ब्राइट से डार्क की ओर जाए, या जब आपका चीजें जो है एक तरह से जो है टर्निंग पॉइंट होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अब आपका पतन की ओर जाने लगे, तो वो चीज क्या कहा जाता है, पेरीपीटिया। इसी को क्या कहा जाता है, रिवर्सल। सब कुछ तो सही चल रहा है लेकिन रिवर्स गियर लगा, अचानक सब कुछ गड़बड़। तो पेरीपीटिया का मतलब क्या है, रिवर्सल इन फॉर्च्यून, द टर्निंग पॉइंट इन अ ड्रामा। और यही जो है टर्निंग पॉइंट होता है ड्रामा में, आफ्टर ही द प्लॉट मूव स्टीडली टू इट्स डिनाउमेंट। इट इज डिस्कस्ड बाय द सॉरी दा नहीं रहेगा यहाँ पे, प्रॉपर नाउन के आगे दा का यूज है, बाय अरिस्टोटल इन द पोएटिक्स as the shift of the tragic protagonist passing from good to bad. Aristotle considered एनाग्नारिसिस लीडिंग टू पेरिपीटिया। अरिस्टोटल का ये कहना है कि जो एनाग्नारिसिस है, सबसे पहले एनाग्नारिसिस आता है, उसके बाद पेरिपीटिया आता है। एनाग्नारिसिस का मतलब क्या होता है, एनाग्नारिसिस का मतलब ये होता है कि टू डिस्कवर और टू रिवील और टू फाइंड, कि आखिर जो है हमारे जो हमारा भाग्य है वो उसके उसके पतन या भाग्य जो हमारा था गुड से बैड की ओर क्यों गया, क्या उसके पीछे रीजन क्या था। जब उस कारण को जान लेते तो वह कारण एनाग्नोसिस है। और जब आपका भाग्य जो है बिल्कुल अचानक बदल जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, पेरीपीटिया कहा जाता है। पेरीपीटिया एक स्थिति होती है, किसकी स्थिति होती है, जब आपका भाग्य जो है गुड से बैड की ओर चला जाता है। और आई थिंक कि ये चीजें क्लियर हो गई, पेरीपीटिया। जी सर। Yes, sir. Reversal in fortune. Yeah, reversal in fortune. Yes, Peripeteia sir. will refers to reversal in fortune. Now, hubris बहुत इंपॉर्टेंट है, और hubris कभी कभार आपको काफी कंफ्यूज करेगा। कई बार ऐसा रहा कि मैं भी लेक्चर डिलीवर किया, कई लोगों से मेरी बात हुई, तो ह्यूब्रिस को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इन लिटरेचर द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग टू प्राउड। करें कि ह्यूब्रिस जो है लिटरेचर में उस स्थिति को कहा जाता है जिस पर आदमी बहुत ज्यादा घमंड करे, प्राउड। ह्यूब्रिस क्या है लिटरेचर में, द फैक्ट ऑफ समथिंग, किसी ऐसे फैक्ट पर जिस पर उसको बहुत ज्यादा घमंड हो और वही घमंड उसके पतन का कारण बने। अ कैरेक्टर विद दिस प्राइड, करें कभी कभार ये देखा जाता है कि कैरेक्टर में कुछ प्राइड होता है, यूजुअली डाइज, और उसी प्राइड की वजह से वह मर जाता है। ही या शी इग्नोर्स वार्निंग, और कभी कभार वह जो है उस वार्निंग को इग्नोर कर देता है, या डिवाइन वार्निंग को इग्नोर करता है। ये द अपोजिट, ये चीज छूट गया था, ये ओ डबल पी डॉट लगा हुआ, इसका मतलब अपोजिट है। द अपोजिट वर्ड ऑफ ह्यूब्रिस इज ह्यूमिलिटी। कह रहे हैं जो अपोजिट वर्ड है ह्यूब्रिस का, ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है पश्चाताप करना। जब आपके अंदर ह्यूमिलिटी होगी तो घमंड नहीं होगा, लेकिन जिसमें ह्यूब्रिस होगा उसमें ह्यूमिलिटी नहीं, और जिसमें ह्यूमिलिटी होगा उसमें ह्यूब्रिस नहीं होगा। ह्यूमिलिटी वो होता है जो झुकना जानता है, और ह्यूब्रिस होता है जो झुकना नहीं जानता, जिसके अंदर घमंड होता है। तो ह्यूमिलिटी जो अपोजिट वर्ड है ह्यूब्रिस का, वो ह्यूमिलिटी या फाइनैलिटी, फाइनैलिटी भी वर्ड है। ह्यूब्रिस रिफर्स टू एग्जैजरेटेड प्राइड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूब्रिस का मतलब होता है एग्जैजरेटेड प्राइड, किसी में बहुत ज्यादा घमंड का दिखाया जाना, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि दूसरे की राय को, दूसरे की सलाह को इग्नोर करना, और उस पर जो है यकीन न करना या उस पर न जाना,
अपने अपने पैसे पर घमंड करना, अपने ज्ञान पर घमंड करना, अपने शरीर पर घमंड करना, और उस घमंड में लोगों को सताना, लोगों को मारना, और बाद में वही चीज उसके पतन का कारण बनता। और इस ह्यूब्रिस को मैं बहुत क्लियर वे में मैं आपको बता दूं, ये जो ह्यूब्रिस है इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब देवकी जी को और वासुदेव जी को कंस जो है कारागार में लेके जा रहे थे, हाँ, तो ईश्वर की तरफ से भविष्यवाणी हुई कि इनकी 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारा कत्ल होगा, तुम ऐसा ना करो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ना सताओ। इसके बावजूद भी कंस नहीं मानते हैं और उनको जो है कारागार में डाल देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म होता है, 8वीं संतान के द्वारा उनका कत्ल किया जाता है। तो ये जो है यह क्या था कि डिवाइन वार्निंग, डिवाइन मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई चेतावनी को कंस ने इग्नोर किया, उसको डिसोबे किया। ये चीज अगर कभी भी अगर आप एग्जाम्पल देते, कभी भी किसी बच्चे को समझाना होगा, वो बहुत आसानी से इसको समझ जाएगा कि ह्यूब्रिस क्या है। ह्यूब्रिस का मतलब यही होता है कि कंस को बहुत अभिमान, रावण को बहुत अभिमान, ऐसे ही तमाम ऐसे विलेन हैं जिनको बहुत अभिमान था और वे अपने आप को ईश्वर समझ बैठे थे। तो इसका जब उनका पतन होता है या इस तरह की डिवाइन वार्निंग आती है कि ऐसा ना करो, ऐसा होगा, या तमाम आदेश जो है धार्मिक किताबों में ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, और ये कहा जाता है कि आप सही रास्ते पर चलिए, पथ प्रदर्शक, ईश्वर को पथ प्रदर्शक, सही रास्ता दिखाने वाला कहा गया। और उसके लिए अरबिक वर्ड है कि सिरातल मुस्तकीम, मतलब सही रास्ते पर चलिए। और हिदायत का जो रास्ता है, जो 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 रास्ता बताया गया ईश्वर के द्वारा कि ये आपकी लाइफ है, ये लाइफ केवल एक जर्नी है, ये टेस्टिंग लाइफ है, एग्जामिनेशन का लाइफ है, जैसा आपका कर्मा होगा वह यहाँ से गुजरने के बाद, जाने के बाद वैसा ही आपको इनाम स्वर्ग और नर्क के रूप में मिलेगा, जो हर धार्मिक ग्रंथों में हर आदमी लगभग लगभग उसको विश्वास करता है। उसके बावजूद भी अगर हम उस चीज को जानते हैं, अगर हम उसके बावजूद भी उसको इग्नोर करते हैं, तो यह ह्यूब्रिस है। क्यों? क्योंकि यह हमारा घमंड दिखाता है कि हम ईश्वर के द्वारा बताई गई चीजों को इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ यू फाइंड द नेक्स्ट वर्ड दैट इज कैथारसिस। कैथारसिस का कई नाम है। कैथारसिस ग्रीक वर्ड है, उसका नाम परगेशन है, प्यूरिफिकेशन है, इमोशनल वॉश है, और ये साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है। अभी मैंने कैथारसिस को लेकर के एक आपको एग्जांपल दिया हुआ था बागबा मूवी का, या और भी अगर आप आपको याद होगा कि एक देयर आर सो मेनी, मतलब काफी ऐसा कुछ मूवीज है जहाँ पे आप कैथारसिस को, परगेशन को, या इमोशनल वॉश को देख सकते हैं। पुष्पा और पुष्पराज, आई एम मिसिंग द नेम, अभी मूवी आई हुई थी, उसमें भी ये सिचुएशन दिखाई गई, उसमें भी ये चीज पुष्पराज या पुष्पा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी, आई डोंट नो, जस्ट मिसिंग, यू कैन जस्ट सी देयर, वहां पर भी हो रहा है। और सबसे ज्यादा कैथारसिस उस समय वहां पर आती है जब पुष्पराज को अपने फादर के नाम के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उसकी माँ को जलील किया जाता है उसी के भाई के द्वारा या उसी के और लोगों के द्वारा। जब जब जलील किया जाता है, जब वो शादी के लिए जाता है वहां पर भी उसको जलील किया जाता है। जब उसके फादर का इंतकाल हो जाता है, वो छोटा सा रहता है, उसकी माँ वहां जाती, गेट बंद कर दिया जाता है। वो जो स्थिति है उसको देखने के बाद जो है ये समझ में आता है कि कितना सोसाइटी क्रूएल है। हमारी सिंपैथी पुष्पराज की माँ के प्रति, हमारी सिंपैथी पुष्पराज के प्रति काफी ज्यादा जुड़ जाती है। तो ये जो स्थिति होती है कि जब आदमी की सिंपैथी जुड़ती है, या उसकी सफरिंग को, जब आप उसकी माँ की सफरिंग को देखते हैं, जब आप पुष्पराज की सफरिंग को देखते हैं, तो वहां पे आपको एक एहसास होता है। और किस चीज का एहसास होता है कि ये आपके साथ भी हो सकता है। जब उसमें आप डूबते चले जाते हैं, तो आपको क्या होता है, एक पिटी होता है, उत्पन्न होती, दया की भावना उत्पन्न होती है, और वो दया और वो डर क्या होता है, आंसुओं के रूप में आपकी आंखों से बहता हुआ गाल के सहारे टपकता है। तो दिस सिचुएशन इज नोन, व्हाट दिस सिचुएशन इज नोन एज कैथारसिस। उसके बाद आपकी जो मन की स्थिति होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। आप बिल्कुल एकदम से जो है क्या होता है कि काफी ज्यादा पीसफुल सिचुएशन में चले जाते हैं। ऐसा लगता है जितना दुख दर्द था वो कम हो गया। इसीलिए आप देखिए ज्यादातर चीजें होती हैं कि मतलब किसी के घर में अगर कोई गुजर जाता है, तो सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि जो मेल है, मेल तो नहीं रोते हैं, लेकिन कभी कभार औरतें भी, कुछ औरतें नहीं रोती है, खास करके अगर किसी का हस्बैंड गुजर गए तो उनकी वाइफ नहीं रोती है, या मदर तो बहुत ट्राई करती है, लेकिन उस वाइफ को रुलाया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि इसका कोई बैड, क्योंकि अगर वो नहीं रोएगी
तो उसका जो है साइकिल, जो साइकी है वो है कि मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। समटाइम्स यू सी दैट सिचुएशन, कितना क्रूएल होता है, कितना बुरा लगता है कि व्हाट हैपेंस, ब्रेकिंग ऑफ द बैंगल्स, wearing the white sari, you can just imagine there कि what situation comes. What I want to say कि ये एक स्थिति होती है जहाँ पे कैथार्सिस अपने क्लाइमैक्स पे जाता है, खासकर इन सब सीन में या इन सब चीजों में जो है वहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू कैथार्सिस प्यूरिफिकेशन, परगेशन, इमोशंस, और यह किस रूप में आता है? पिटी एंड फियर के रूप में आता है। कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। आप इंसान है, कोई भी सफर करेगा तो इंसान होने के नाते आपकी वैसी उसके प्रति जरूर हो जाए। आपके अंदर भी डर होगा कि ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। Primarily through art. In criticism, catharsis is a metaphor used by Aristotle in the Poetics to describe the effects of true tragedy on the spectator. ये point, the effects of true tragedy. जो जो ट्रू ट्रेजेडी, जो सफरिंग ऑफ द हीरो है, जो ट्रेजिक सिचुएशन ऑफ द हीरो है, उसका असर दर्शक पर क्या पड़ता है, दर्शक कैसे रिस्पॉन्स देता है, क्या आंसुओं का सैलाब निकल पड़ रहा है, क्या पिटी और फियर की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वही चीज आपका क्या है कहता। ये कई बार बताया जा चुका है, तो आई थिंक कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। शुड आई गो है? Yes, sir. नाउ यू फाइंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पिटी एंड फियर। ये उसी से जुड़ा हुआ है, पिटी और फियर कुछ अलग नहीं। पिटी का मतलब दया, फियर का मतलब डर। पिटी और फियर ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? दर्शक से जुड़े हुए हैं। अगर आप जो है थिएटर में गए हुए हैं, मूवी देखने गए हैं, आईनॉक्स में गए हुए हैं, तो श्योरली और सर्टेनली जो है आप दर्शक वहां पर है। आप जो है क्या करते हैं, उसको देखते हैं, फिर आप उसकी रेटिंग करते हैं, और जब आप वहां पे देखते हैं तो और सारी चीजों को भूल जाते हैं उसी में। आप इतना अगर अगर प्लॉट अच्छा है, कहानी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप इतना उसमें डूब जाते हैं कि आप और सारी चीजें भूल जाते हैं। तो जब सीन सफरिंग वाली सीन आती है, सफरिंग वाली जब सीन आती है, उस सफरिंग वाली सीन में you also start to sob, you also start to weep, you also start to cry, you also start to lament, you also start to shriek, and sometimes tear rolls from your eyes through the cheek. और ये स्थिति क्यों होती है? क्योंकि जो हीरो है जब आपका वो सफर करता है, उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न होती है, और आपको एक डर का भी भावना होता है कि ये मेरे साथ हो सकता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? यही आपका पिटी एंड फियर। पिटी एंड फियर आर द अपवर्ड्स एंड रिवर्स। यह जो है अपवर्ड्स और रिवर्स है ऑफ द सेम इमोशनल एक्सपीरियंस। यह इमोशनल एक्सपीरियंस से जुड़ा है। पिटी डेजिग्नेटिंग द पेन्ड रिकॉग्निशन ऑफ undeserved misfortune occurring to others than ourselves, and fear designating a recognition of such misfortune occurring or threatening to occur to ourselves। कह रहे हैं कि ये जो है, जो फियर है, ये बताता है कि ये चीज हमारे साथ भी हो सकता है। ये डर की भावना उत्पन्न होती है, जो पर्दे पे दिखाया जा रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ये चीज मेरे साथ हो सकती है। तो वो डर की भावना जो है एक फियर के रूप में जन्म लेती है। तो दिस इज पीटी एंड फियर। प्लॉट, प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी और फियर समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, आ गया। हाँ सर। Okay. Now you see plot. Aristotle says that plot is the first principle. Plot अरिस्टोटल की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 एलिमेंट में प्लॉट पहले नंबर पर है। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ये चीज कई बार पूछा जा चुका। हु सेड द प्लॉट इज, हु सेड प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी इन मतलब ट्रेजेडी में? द प्लॉट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजेडी। जो प्लॉट है, यह जो है ट्रेजेडी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। बाई प्लॉट अरिस्टोटल मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट। ये वर्ड आपको नहीं भूलना। प्लॉट का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। घटनाओं को सही से प्रेजेंट करना। शुरू में क्या दिखाया जाएगा, बीच में क्या दिखाया जाएगा, एंड में क्या दिखाया जाएगा, इसी को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ इवेंट्स। इंसिडेंट मीन एक्शन। इंसिडेंट का मतलब होता है एक्शन, एंड ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। और जो ट्रेजिडी है या इमिटेशन ऑफ एक्शन है, बोथ इंटरनल और एंड एक्सटर्नल। जो ट्रेजिडी होती है वो इंटरनल लेवल पर भी होती है, एक्सटर्नल लेवल पर भी। ट्रेजिडी का मतलब है कि सफरिंग जो होगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। इंटरनल कैसे हो सकता है? इंटरनल एक आप अंदर से जो है मनोवैज्ञानिक दबाव है, डिप्रेशन में आप है, वो भी एक सफरिंग है। एक्सटर्नल कैसे हो सकता है सफरिंग? आपको बैटल फील्ड में जाना पड़ रहा है, फिजिकल पेन हो रहा है, वो एक्सटर्नल है। अ गुड प्लॉट हैज बिगिनिंग। एक जो गुड प्लॉट होता है उसका बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है और एंड होता है।
प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी, प्लॉट ट्रेजिडी की आत्मा है। लैटिन वर्ड माइथॉस, ये पूछा जा सकता है। लैटिन वर्ड माइथॉस रिफर्स टू टेल आर स्टोरी, कह रहे हैं जो लैटिन वर्ड माइथॉस है यह टेल या स्टोरी को रिफर करता है, और यही वर्ड प्लॉट के लिए भी आता है। प्लॉट, ग्रीक को प्लॉट में क्या कहा जाता है, माइथॉस कहा जाता है। तो मैं फिर से बता दूं, अरिस्टोटल ने कहा कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, अ गुड प्लॉट हैज बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, प्लॉट इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। जो प्लॉट है इट इज व्हाट, इट इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इवेंट। और लैटिन में जो वर्ड माइथॉस है यह टेल या स्टोरी को रिफर करता है, और ग्रीक में इसको मुथॉस कहा जाता है, MUTHOS, मुथॉस। इट्स इट्स प्लूरल इज मुथॉय, मुथॉस का प्लूरल मुथॉई है। ये भी आपको मैंने लिखवाया जानबूझ के, अगर कभी मुथॉस का प्लूरल पूछा जाएगा, मुथॉई, MUTHOI। और माइथॉस का प्लूरल है माइथॉसिस, माइथॉस का प्लूरल माइथॉसिस। तो ये भी चीजें आपको ध्यान। तो आई थिंक ये प्लॉट भी क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। जी ठीक है, सर। ऐसा ज्यादातर आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर, वेरी इंटरेस्टिंग। Sir, I have a question. या Sir, मैं I want to ask कि ये प्लॉट जो आपने अभी बताया कि वो प्रिंसिपल सोल होता है ट्रेजेडी का, और तो सर वो हम प्लॉट मतलब कोई ट्रेजेडी है, कोई स्टोरी है, उसमें प्लॉट हम किसको मानेंगे? मतलब जैसे कोई स्टोरी है, अगर पूछा जाता है कि हेमलेट का प्लॉट क्या है, तो उसका क्या आंसर होना चाहिए सर? हेमलेट का जो प्लॉट है, कभी भी प्लॉट को एक शब्द आप नहीं रख सकते हैं। प्लॉट का मतलब देखिए, आप स्टोरी समझिए, स्टोरी में क्या दिखाया जाएगा या क्या बताया जाएगा, घटना बताया जाएगा स्टोरी में। हाँ जब हाँ। जब कोई घटना घटित होती है, जैसे अगर मैं रिपोर्टर हूँ और मुझे ये कहा गया कि शमीम आप दिल्ली में जाइए जो है, और किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप उस घटना को कवर करिए। मैं वहां पे पहुंचा और पहुंचते ही मैं केवल ये चीज कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे 10,000 किसान एकत्रित हुए हैं, और इन किसानों ने जो है क्या किया है, नारेबाजी कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो है क्या नाम है, कुछ तिरपाल लगा के बैठे हैं, या कुछ लोग ऐसे कर रहे, वो कर रहे हैं। ये हमारा कवरिंग नहीं है। हम ये क्या हुआ, ये हमने घटना को बता दिया। हमने वहां पे क्या बता दिया, घटना क्या घटित हुई है, घटना घटित ये हुई है हाँ कि वहां पे किसान आंदोलन है, गुस्से में है, ये एक घटना है जिसको मैंने कवर किया। लेकिन जो अच्छा रिपोर्टर था वो तुरंत का तुरंत इस पार्टिकुलर चीज को बताएगा कि मैं जो है इस जगह पर हूँ, किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने दिनों से बैठे हुए हैं, उनकी ये मांगे हैं, उनकी ये मुद्दे हैं, उनसे मिलने के लिए ये आए हुए हैं, उनसे जो है और तमाम, मतलब मैं उस पूरी घटना को सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा। जब वो घटना जो है अच्छा, मतलब जो सिस्टमेटिक, इंसिडेंट्स, हाँ जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको क्रमवार तरीके से बताना इस प्लॉट। इस प्लॉट उनको क्रमवार तरीके से ओके बताना। सर। जब ओके तक सर। वो क्रमवार तरीके से नहीं होगा, तब तक वो कभी प्लॉट शब्द नहीं हो सकते। अच्छा। इसीलिए उसके लिए ओके सर। सिस्टमेटिक आर्गुमेंट। Now you find जी सर। denouement. You find when you see denouement, the point in the story in which the conflict is resolved. Denouement मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि denouement जो है किसी भी ड्रामा का एकदम अंतिम हिस्सा होता है, जहां पर स्टोरी का खात्मा होता है। रिजॉल्व का मतलब होता है कि उसको रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया गया। तो द पॉइंट इन द स्टोरी, स्टोरी में वह पॉइंट जहां पर कॉन्फ्लिक्ट को, उस संघर्ष को या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया गया। इट मीन्स अनटाई द नॉट, ये शब्द एकदम लर्न कर लीजिएगा, यही शब्द देगा। डिनाउमेंट का मतलब अनटाई द नॉट, टाई द नॉट, इस तरह वर्ड यूज करेगा। अनटाई का मतलब होता है खोलना, टाई का मतलब होता है बांधना, नॉट का मतलब होता है गांठ। तो कौन सी गांठ है? गांठ का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई घटना थी, कौन सी घटना थी, फला आदमी का मर्डर हो गया, और उस मर्डर की जांच जो है ये पूरी एजेंसी कर रही है, और जब लास्ट में उसका खुलासा होता है कि फला फला लोगों ने इसका मर्डर किया, फला फला चीजें हुई हैं, तो उस पार्टिकुलर चीज को जो है, जो लास्ट में उसका रिजोल्यूशन है, वही रिजोल्यूशन ही क्या कहा जाएगा, डिनाउमेंट का। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया। जी सर।
डिनाउमेंट का मतलब बस सिंपल सा है, रिजॉल्विंग, अनटाई द नॉट, किसी भी घटना का एकदम से कंक्लूसिव पार्ट, अब कुछ बचा ही नहीं रह गया समझाने के लिए, दिखाने के लिए, सोचने के लिए, ये होना था, ये हो, दैट इज द डिनाउमेंट। फॉर डिनाउमेंट इट्स फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी, यह स्टोरी का फाइनल आउटकम होता है, इट्स अ फाइनल आउटकम, ये रिजल्ट एक तरह से होता है, जनरली ऑकरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स ऑफ द प्लॉट। और ये कब होता है? क्लाइमैक्स के बाद, पहले किसी भी घटना का क्लाइमैक्स होगा, उसके बाद उसका क्या होगा? उसका डिनाउमेंट होगा। ये सब शब्द आपको ध्यान में रखना है। पहले जैसे मैंने बताया कि एनाग्नोसिस, एनाग्नोसिस के बाद क्या आता है? पेरीपीटिया आता है। ये पूछा जा सकता है कि पेरीपीटिया पहले आता है एनाग्नोसिस, पहले एनाग्नोसिस फिर पेरीपीटिया, ऐसे ही जो है पहले क्या आता है? क्लाइमैक्स आता है, फिर क्लाइमैक्स के बाद क्या आता है? डिनाउमेंट आता है। अब बहुत सिंपल वर्ड है, अब आपको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ट्रेजिक हीरो, जब अगर देखिए अगर ट्रेजिडी है तो ट्रेजिडी का जो हीरो होगा वो ट्रेजिक हीरो ही कहा जाएगा, क्योंकि वो सफरिंग करता है। ट्रेजिक हीरो के लिए अरिस्टोटल ने कहा, क्या कहा? ट्रेजिक हीरो नीदर शुड बी एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड। जो ट्रेजिक हीरो होना चाहिए ना तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ना ही बहुत बुरा होना चाहिए, बट द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट, बल्कि गुड और बैड एलिमेंट का मिक्सचर होना चाहिए। इन अदर वर्ड, ही मस्ट नॉट लाइक लाइक दी एंड एंजिल, ना तो वह एंजिल हो, ना तो वह सेटन हो, बट ह्यूमन हो, बल्कि ह्यूमन। अब आपको यहाँ से समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। अगर ट्रेजिक हीरो एंजिल है, अगर कोई एंजिल, सबसे सबसे ज्यादा क्या कहा जाता है कि फरिश्ते जो होते हैं, यानी एंजिल जो होते हैं, वो पाक होते हैं, वो कोई गलत काम नहीं करते, कोई गलत नहीं हरकत करते, क्योंकि उनके अंदर ऐसी ऐसी सेंसेस जो इंसानों में। सबसे बुरा किसको कहा जाता है? सेटन को कहा जाता है, शैतान को कहा जाता है। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि अगर एंजिल को आप कैरेक्टर बनाएंगे और एंजिल अगर सफर करता है तो वह अच्छी चीज नहीं, क्योंकि एंजिल हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। अगर शैतान जो बुरा है वो सफर करता है, तब भी उसके प्रति सिंपैथी, पीटी और पियर नहीं आएगी। इसलिए ट्रेजिडी का कैरेक्टर ना तो एंजिल होगा, ना ही सेटन होगा, बल्कि उसका कैरेक्टर कौन होगा? ह्यूमन होगा, क्योंकि ह्यूमन अच्छाई और बुराई का मिश्रण, वह दोनों चीज से मिल करके बना होगा। दिस इज द पॉइंट उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हीरो फॉर ट्रेजेडी मस्ट इवोक अ सेंस ऑफ, हमारा हीरो ऐसा होना चाहिए जिसके सफरिंग से क्या जन्म ले? पिटी और फियर जन्म ले, इसके अंदर, ऑडियंस के अंदर। अगर हीरो में इतनी ताकत नहीं है, हमारा हीरो अगर ऐसा नहीं है कि वो पिटी और फियर को जन्म दे सके, तो सफल ट्रेजेडी नहीं होगी। और हीरो जो होना चाहिए हमारे समाज का होना चाहिए, हमारे बीच का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ट्रेजिक हीरो का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ट्रेजिक हीरो में या ट्रेजिडी का हीरो ना तो एंजिल, ना तो देवदूत होंगे, ना ही शैतान होगा, बल्कि इंसान होगा। इंसान अच्छाई और बुराई का मिश्रण है, और वह जो है अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, और वह उसकी सफरिंग, पिटी और फियर ऑडियंस में जन्म लेना चाहिए। अरिस्टोटल ने एपिक पर भी बात की। अरिस्टोटल ने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो क्या है? एपिक है। ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अरिस्टोटल रैंक्ड एपिक आफ्टर ट्रेजेडी, ये लाइन बोली जाती है। अरिस्टोटल ने जो एपिक है उसको जो स्थान दिया है ट्रेजेडी के बाद दिया। ट्रेजेडी को उन्होंने पहला स्थान दिया है, एपिक को उन्होंने दूसरा स्थान दिया है, क्योंकि दोनों में सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है, दोनों की कहानी लगभग एक जैसी होती है। लेकिन ट्रेजेडी में कहानी को परफॉर्म किया जाता है, ट्रेजेडी में एक्शन होता है, और एपिक में कहानी सुनाई जाती है, उसमें नरेशन होता है। टू अरिस्टोटल एंड एपिक इज अ नैरेटिव, अरिस्टोटल की नजर में एपिक में क्या होता है? कहानी नैरेट की जाती है, सुनाई जाती है, पोयम की शक्ल में होती है। रिटन इन हीरोइक हेक्सामीटर, जो हीरोइक मीटर में लिखी जाती है। इट हैज 4 कॉन्स्टिट्यूटेड पार्ट, इसमें भी 4 पार्ट होते हैं। प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, थॉट होता है, और डिक्शन होता है। ये 4 चीजें होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 4 चीजें हैं उनकी नजर में, और ट्रेजिडी में 6 चीजें। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने कहा है कि आल्सो सेड ट्रेजिडी इज सुपीरियर टू एपिक, ट्रेजिडी एपिक से बेहतर। ट्रेजिडी पहले नंबर पर, एपिक दूसरे नंबर। एपिक मैंने वैसे ही बताया कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स है। लेकिन अरिस्टोटल क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है। अरिस्टोटल सेज कि एपिक इज अ नैरेटिव पोयम, ग्रांड स्टाइल है, एलिवेटेड थॉट है, ये सारी बातें होती है। बट ही रैंक्ड एपिक आफ्टर ट्रेजेडी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एपिक हैज ओनली 4 एलिमेंट्स, कैरेक्टर, थॉट एंड डिक्शन, प्लॉट, ये सब चीजें। पोएटिक लैंग्वेज पर उन्होंने बात किया। अरिस्टोटल एम्फेसाइज्ड अपॉन द यूज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, अरिस्टोटल ने पोएटिक लैंग्वेज पर भी बात की हुई है, फॉर इमिटेटिंग ट्रेजिक एक्ट,
अरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजिडी में केवल पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, पोएट्री के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं यूज किया जाएगा। जबकि आप देखते हैं कि शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजिडी में पोएटिक लैंग्वेज के अलावा आपका प्रोजाइक लैंग्वेज भी यूज किया हुआ है। तो शेक्सपियर ने इस चीज को वायलेट किया, शेक्सपियर ने अपने ढंग से अपना ड्रामा लिखा। उनका ड्रामा इसीलिए शेक्सपियरियन ट्रेजिडी कहा गया कि उन्होंने कुछ नई चीजें, जैसे उन्होंने कोरस का यूज नहीं किया, उन्होंने ट्रेजिक और कॉमिक दोनों सीन का मिक्सअप किया हुआ, उन्होंने तो शेक्सपियर ने उन्होंने प्रोजाइक और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया, उन्होंने थ्री यूनिटीज का नहीं यूज किया। ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो पोएटिक लैंग्वेज, अरिस्टोटल का ये कहना है कि ट्रेजिक एक्शन केवल पोएटिक लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। प्रोटेगनिस्ट मेन आर सेंट्रल कैरेक्टर, किसी भी ट्रेजिडी का सेंट्रल कैरेक्टर जो होता है उसको प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है। एंटागोनिस्ट जो होता है वो विलेन या बैड गाई होता है। 5 स्टेजेस ऑफ ड्रामा, ड्रामा के 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं ये भी आपको रटना पड़ेगा। ड्रामा 5 चरणों से गुजरता है। एक्सपोजिशन, शुरू में जो बातें होती है। राइजिंग, जब कहानी आगे बढ़ती है, राइजिंग एक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स मतलब जब एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन, आहिस्ता आहिस्ता उसमें गिरावट आती है। फिर उसके बाद रिजोल्यूशन आता है, उसका समाधान होता है। ये 5 पॉइंट होता है, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है पोएटिक्स। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क। अरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है यह जो है उनका जो है एक सर्वाइविंग वर्क है जो उन्होंने लिखा था। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, एक इसमें है ग्रीक में लिखा क्या, वर्क ऑफ ग्रीक ड्रामेटिक थियरी, और इसमें उन्होंने ड्रामेटिक थियरी को जन्म दिया। एंड फर्स्ट एक्सटेंट फिलोसफिकल ट्रीटीज टू फोकस ऑन लिटरेरी थियरी, और लिटरेचर की थियरी पर बात करने वाली पहली किताब। दो क्वेश्चन बन रहा है, लिटरेचर से रिलेटेड जो थियरी है इस पर बात करने वाली पहली किताब पोएटिक्स है। बहुत क्लियर कट उन्होंने ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट या उसके एलिमेंट्स को लेकर उन्होंने बात किया। किसमें बात किया है, में बात किया इन ग्रीक। ग्रीक में देखिए ये थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा। ग्रीक में ऑप्सिस वर्ड, OPSIS है, ये एल ना समझ, पी के बाद कोई वर्ड नहीं, मैंने काटा हुआ है वो गलत लिखा हुआ। OPSIS, दिस इज द स्पेलिंग, OPSIS। ग्रीक में ऑप्सिस का मतलब क्या है, इन ग्रीक ऑप्सिस वर्ड रिफर्स टू स्पेक्टेकल। दर्शक को ग्रीक में ऑप्सिस कहा जाता है। मेलॉस वर्ड जो है, जो ग्रीक वर्ड है वो किसके लिए आता है, मेलेडी, म्यूजिक के लिए आता है। म्यूजिक को मेलेडी के लिए ग्रीक में मेलॉस वर्ड आया, MELOS। क्या है, MELOS, इसका मतलब म्यूजिक या मेलेडी। लेक्सिस वर्ड जो है ये डिक्शन के लिए आता है। ये सारे शब्द कवर कर लीजिएगा। आज का जो क्लास है बहुत इंफॉर्मेटिव है। यू आर नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन, यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल पॉइंट, बट 100 पॉइंट्स यू आर गेटिंग हियर, देयरफॉर यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। फिर से मैं बता दूं, स्पेक्टेकल के लिए ग्रीक में जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपका क्या है, ऑप्सिस है। स्पेक्टेकल दर्शक, मेलॉस मेलेडी म्यूजिक के लिए आता है, लेक्सिस डिक्शन के लिए आता है, डायनिया DIANOIA फॉर थॉट या डायलॉग के लिए। डायनिया का मतलब डायलॉग या थॉट, थॉट का मतलब डायलॉग से ही है, थॉट का मतलब अलग से ना समझ लीजिए। जो डायनिया है दिस इज डायलॉग या थॉट के लिए आता है। एथॉस कैरेक्टर के लिए आता है, माइथॉस प्लॉट के लिए आता है। ये सारे के सारे वर्ड पूछे जा चुके हैं कि प्लॉट के लिए ग्रीक में कौन सा वर्ड है, माइथॉस है। कैरेक्टर के लिए ग्रीक में कौन सा वर्ड है, एथॉस है। डायलॉग के लिए कौन सा वर्ड है, डायनिया है। और डिक्शन के लिए कौन सा वर्ड है, लेक्सिस है। मेलेडी के लिए कौन सा वर्ड है, मेलॉस है। स्पेक्टेकल के लिए कौन सा वर्ड है, ऑप्सिस है। दीज वर्ड्स यू सी या दीज वर्ड्स यू फाइंड। फिर उसके जो और ऑप्शन थे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये बताइए क्या ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, एनी Yes, प्रॉब्लम किसी? ओके, नाउ यू आर No, sir. गेटिंग हियर। जॉन ड्राइडन एक ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल पोएट। जॉन ड्राइडन जो है पहले ऑफिशियल पोएट है, और पहले लॉरिएट पोएट बेन जॉनसन थे, मैंने कई बार बात किया है। वो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन जो एज है उसकी जो डेट है 1660 से 1700 तक। रेस्टोरेशन एज की डेट 1660 से 1700 तक। जितनी बार ये शब्द आया है हर लेक्चर में मैंने, उस एज के जो सबसे बड़े पोएट थे जॉन ड्राइडन थे, इसीलिए इसको जो है एज ऑफ जॉन ड्राइडन कहा जाता है। इनका जो उन्होंने क्या किया था, ये जो एज था फेमस फॉर सैटिरिकल पोयम्स के लिए और हीरोइक ट्रेजेडी के लिए फेमस है।
जॉन डन ने ऑल फॉर लव नाम का एक हीरोइक ट्रेजेडी लिखा जिसका सब टाइटल है द वर्ल्ड व्हेन लॉस्ट है, इज अ फेमस हीरोइक ट्रेजेडी ऑफ ड्राइडेन बेस्ड ऑन शेक्सपियर एंटोनी और क्लियोपैट्रा। ये शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑल फॉर लव किसने लिखा, जॉन ड्राइडेन ने लिखा। उसका सब टाइटल क्या है, द वर्ल्ड व्हेन लॉस्ट है। ऑल फॉर लव किसका एग्जाम्पल है, हीरोइक ट्रेजेडी या रिस्टोरेशन ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। किस पर आधारित है, शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित। उसके बाद एक और ऑप्शन उसमें दिया गया था लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस कौन है, ग्रीक रेटोरिशियन है। रेटोरिशियन कौन होता है, वह होता है जो कि अपनी बातों को बहुत सजा धजा करके, जिसको कहा जाता है लच्छेदार बातें करना, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करता है, मेटाफर का यूज करते हैं और तमाम चीजों का यूज करते हुए अपनी बात को बहुत तरीके से जो लोगों को अपील करे, जिससे लोगों में एक इमोशन या एक फीलिंग्स, उनकी इमोशन और फीलिंग्स को कैप्चर करे, ऐसी बात को। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि जैसे एक लाइन है झांसी की रानी, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। ये जो लाइन है इसमें क्या एक इमोशनल अपील है, ये रेटरिक है। या जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, उन्होंने ये कहा था अपने स्टेटमेंट में कि इट डजेंट मैटर कि व्हाट नेशन गेव यू, इट मैटर व्हाट यू गेव टू नेशन। ये मायने नहीं रखता कि नेशन ने, राष्ट्र ने आपको क्या दिया, मायने ये रखता है कि राष्ट्र, आपने राष्ट्र को क्या दिया। तो ये जो बातें होती है, ये क्या होती है, बहुत ही सजा करके धजा करके लोगों की इमोशंस को कैप्चर करना। और आज के समय में जो है ऑनरेबल पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सबसे बड़े रेट है। उनकी बातें बहुत ही जो है क्या कहते हैं कि मतलब अपील करती है लोगों को जो है, और उन लोगों के दिलों पे इसीलिए राज करते हैं। उनकी उनकी बात करने की शैली बिल्कुल अलग है। अ, अ, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात देख सकते हैं कि इस तरह से। So he was a Greek rhetorician and philosophical critic. He has written a treatise. उन्होंने जो है क्या किया, एक ट्रिटीज लिखा जिसका नाम है ऑन द सबलाइन। ऑन द सबलाइन उन्होंने लिखा। इट इज रिगार्डेड एज अ क्लासिक वर्क, यह उनका क्लासिक वर्क है, ऑन एस्थेटिक्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ गुड राइटिंग। तो लॉन्जाइनस ग्रीक रेटोरिशियन है, फिलोसफर है, उनका वर्क ऑन द सबलाइन है। दीज वर द पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। और मैंने काफी समय आपका लिया, एंड यू आल्सो गेव मी योर वैल्यूएबल एंड प्रेशियस टाइम। थैंक्स फॉर गिविंग your precious time and beautiful company. We will meet tomorrow, and I hope that you will learn it. Uh, जितना भी हो सकता है, you have to revise it again and again. You have to learn it. Regarding class, you can send your feedback. If you have, let me complete. Let me complete. If you have any point, yeah, if you want to discuss anything, you can also just put that thing in WhatsApp group. That is always open for you, and I am always ready to help you 24 into 7. And on behalf of JS English Literary Society, which I told you is not a coaching institute, it's an academic platform where we firmly believe in learn, unlearn, and relearn. We are always ready to help each other. If you call me anytime, if I'm not in position to pick up your phone, you can just drop message, because we all are working as a team. Here is not I am alone, या शमीम is not alone. It's an institute, it's an academic platform जो कि जो है केवल ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट की बात करता है या केवल चीजें। माय ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू सर्व यू एनी हाउ, कि यू हैव टू गेट सिलेक्शन, बिकॉज इफ यू गेट जॉब यू विल गेट जॉब। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी उस चीज को, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड। या समवन वाज सेइंग समथिंग। हेलो क्या सर, जो आपने स्टार्टिंग में जो ये एरिस्टोटल का ये प्लॉट वाला ये पूरा जो सीरियल से आपने पढ़ाया, तो सर इसको सीरियल वाइज लर्न करना है ना सर? बिल्कुल सीरियस वाइज लर्न करना है, और सबसे ज्यादा जो उनका ट्रेजेडी का डिफिनेशन है वो हर आदमी लर्न कर लेगा, कामा और फुल स्टॉप के साथ, वो नहीं भूलना चाहिए। और ओके कल सर, थैंक यू। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने काफी ज्यादा एनर्जी मैंने खर्च की है। अगर मैं इतनी एनर्जी खर्च के आपको पढ़ाया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उतनी शिद्दत, उतनी एनर्जी के साथ जो है आप उसको जो है लर्न करेंगे। आई होप। और किसी को यस कुछ सर, कहना थैंक यू है? सर। सर ये सीक्वेंस दिया हुआ है, यही सीक्वेंस रहेगा? क्या सीक्वेंस रहेगा? सर जो आप अभी बोल रहे थे कि अरिस्टोटल ने ये सीक्वेंस दिया है, प्लॉट उसमें फर्स्ट नंबर पे है। हाँ बिल्कुल, सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस यही रहेगा। प्लॉट फर्स्ट नंबर पे, स्पेक्टेकल स्पेक्टेटस लास्ट। एनी अदर क्वेरी? आज हम लोगों के साथ कुछ नए लोग जुड़े हुए, मैं उनका भी सरमकदम वेलकम करता हूँ फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। एंड मैं उनसे इंडिविजुअली बात करूंगा।
अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होगी तो यू कैन जस्ट